अब कियोशी डाइसुके की रखी तस्वीर के पास गया और जो कहा उसने, उससे री के होश उड़ गए। आप कैसी पत्नी है? आपने तो मेरी भाई की तस्वीर तक को अपने परिवार वालों के मरे हुए सदस्यों की तस्वीरों के साथ नहीं रखा। फिर री ने उसे डाइसुके की तस्वीर दिखाई जो उसने वहीं पर रखी हुई थी। ये तो डाइसुके नहीं है। कियोशी के ये कहते ही मानो री के पैरों तले जमीन खिसक गई। मूवी स्ट्राइप के पिटारे में आज है आपके लिए एक जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी 2022 की अ मैन, डायरेक्टर केई इशिकावा, IMDb 6.7। हेलो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए है कि ड्रामा ट्राइब चैनल पर बैक टू बैक न्यू कोरियन वेब सीरीज मिडनाइट वीडियो पर 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं। एक और आया तो चैनल बंद हो जाएगा। हम काफी रिस्क लेकर नई सीरीज मूवीज आपके लिए लाते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे नए बैकअप चैनल के ड्रामा 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपकी डिमांड पर मिडनाइट कोरियन वेब सीरीज हम जल्द ही नए बैकअप चैनल पर लाने वाले हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग के सामने खड़ा कुछ देख रहा है। वहीं पास में ही री, जिसके स्टेशनरी की दुकान है, अपने छोटे बेटे को याद कर रो रही है, जिसका कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका है। वहाँ डाइसुके पहुँचता है, जिसने री की इस हालत को देखा तो सही, पर उसे नहीं मालूम कि वो आखिर क्यों रो रही है, इसीलिए उसे इस बारे में कुछ पूछ भी नहीं पाता। लेकिन डाइसुके चाहता है कि वो उसे अपने पास बुलाकर उसे कंधा दे, उसके आंसू पोंछे, मगर ये सब कुछ ना कर पाकर वो वहाँ से निकल गया। री अब अपने माँ के पास जाती है। उसका एक और बेटा है यूटो। री अपने छोटे बेटे की मौत के दर्द को दबाकर अपने परिवार और खासकर अपने बेटे का ध्यान रखती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब यूटो बाहर खेलने जाता है, अपने दोस्तों के साथ खूब मजे कर रहा है। वहीं पार्क की सीढ़ियों पर हम वापस से डाइसुके को देखते हैं, जो री की ही दुकान से खरीदी हुई स्केचबुक में खेलते हुए बच्चों की ड्राइंग बना रहा है। वैसे ही री की जिंदगी में दुख कम है क्या, जो उसकी पड़ोसन रोज उसकी माँ को अपने पोते पोतियों के बारे में याद करवाने आ जाती। कहती है, बस मुझे तो इंतजार है कि कब वो जल्दी से बड़े होंगे और मैं उसे बड़ा होते हुए देख पाऊंगी। और ये सब सुनने के बाद री की माँ भी अपने पोते को याद कर रो पड़ी, मानो किसी ने घाव को फिर से खुरीद दिया हो। अब डाइसुके री को देखने के बहाने दोबारा स्केचबुक खरीदने उसकी दुकान पहुंच गया। अरे तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो ना? डाइसुके को देखते ही री की पड़ोसन बोल पड़ी। डाइसुके ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से चला गया। आज भी उसने री के चेहरे पर वो छिपा दर्द उसकी आंखों में देखकर ही समझ गया। अगले दिन डाइसुके अपने काम पर है। वो पेड़ काटने का काम करता है, जिसमें वो बहुत अच्छा है, पर रोज रोज एक ही तरह की जिंदगी जीना कभी कभी इंसान का मन भी उब जाता है। डाइसुके के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो काम करता है और उसके बाद अपना मन बहलाने के लिए स्केचिंग करने लग जाता, ताकि वो जल्दी जल्दी अपने स्केचबुक के पन्ने भरकर दोबारा री को देखने के बहाने उसकी दुकान पर जा सके। मगर इस बार उसने री से पूछ ही लिया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, शायद मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप पहले से शादीशुदा हो। अचानक से उसके मन में री के पति का ख्याल आ गया। री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, पर मेरा तलाक हो चुका है और हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। फिर री उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगी। कहीं न कहीं उसे भी डाइसुके के साथ समय गुजारना, बातें करना अच्छा लग रहा है। इंसान का मन भी कितना चंचल और प्यार का भूखा होता है। जहाँ कोई उसे प्यार के 2 बोल बोल दे, उसी रास्ते पर चल देता है। कुछ दिन बाद डाइसुके री के घर आया। वो उससे उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है और री ने भी अपने दिल का पूरा हाल उसके सामने किसी बच्चे की तरह रोते हुए बयां कर दिया। उसके छोटे बेटे रियो को कैंसर था। उसके पति और री ने फैसला किया था कि वो उसे जल्द ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन वो उसे बचा ना सके, जिसने अभी तक दुनिया को सही से देखा भी नहीं। बेचारे 2 साल की उम्र में ही वो चल बसा और इसके बाद ही री ने अपने पति से तलाक ले लिया, क्योंकि उसे देखकर उसे बार बार रियो की याद सताती। इन सभी बातों ने री की यादों को फिर से जगा दिया, उसके पुराने भर रहे जख्म को वापस से बुरी तरह खुरेद दिया। डाइसुके से री की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसने री की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर अपने हाथों में रख लिया और वापस से उससे बातें करने लगा। काफी रात हो चुकी है, पता ही नहीं चला इतना समय कैसे गुजर गया। अब डाइसुके घर जाने के लिए निकलने लगा और उसी वक्त री ने उसे किस कर लिया। डाइसुके भी एकदम हैरानी से आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसने खुद को शीशे में देखा और अचानक ना जाने उसके मन में कौन सी बुरी यादों को वापस से उसके सामने ला दिया। उसे घबराहट होने लगी, सांसें फूलने लगी। डाइसुके सब ठीक है डाइसुके, बोलते हुए री ने उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसे ही समय और बीता और आगे चलकर उन दोनों ने शादी कर ली। उनकी सुंदर प्यारी सी एक बेटी भी हुई।
दोनों साथ में बहुत ही खुश हैं। डाइसुके यूटो से भी बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। यूटो के स्कूल में बच्चों के ट्रिप के लिए पहाड़ पे ले जा रहे हैं। वो भी डाइसुके के पास उससे मंजूरी लेने आया, लेकिन डाइसुके, जिसे सच में यूटो की परवाह है, वो जानता है कि यूटो का मन कितना ज्यादा चंचल है। इसी वजह से उसने मंजूरी नहीं दी। यूटो नाराज हो गया, पर वो उसकी बात मान भी गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। यूटो को मनाकर डाइसुके को बुरा लगा कि उसने एक मासूम से बच्चे का दिल दुखाया। इधर अपने काम पर जाते हुए उसने रास्ते में स्कूल जाते यूटो को रोका। वो उसे अपने काम की जगह पर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वो जगह भी पहाड़ पर ही है। ये सुन यूटो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। डाइसुके को अब खुद ही यूटो के चंचल मन को काबू करना पड़ेगा। बचपन कितना सुंदर होता है, जिसमें माँ बाप कितनी मेहनत करके हमारे हर छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हैं, जो उस वक्त हमारे लिए कितने ज्यादा बड़े होते हैं। अपने बाबा के काम की जगह पहुंचकर यूटो को बहुत मजा आ रहा है। इधर डाइसुके भी यूटो को खुश देखकर मुस्कुराता हुआ अपना काम कर रहा है कि तभी अचानक उसके ऊपर एक पेड़ आ गिरा और वो वही मारा गया। जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं कब खत्म हो जाए, और ना ही ये बता कर आती है। कुछ लोगों को तो अपने परिवार वालों तक से मिलने का मौका नहीं मिलता कि वो उन्हें आखिरी अलविदा कह सके। यूटो अपनी आंखों के सामने अपने बाबा को ऐसे देख रो पड़ा। उसने हड़बड़ाहट में अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। बेचारी रियो के जाने के बाद डाइसुके की वजह से ही तो उसे जीने की उम्मीद मिली थी, पर वो भी उसे छीन ली गई। इस हादसे को साल भर बीत गए। आज डाइसुके की बरसी है। डाइसुके का एक भाई है कियोशी, जो अपने भाई की मौत के बारे में जानकर उसकी बरसी पर आया है। उसे अभी तक डाइसुके के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि डाइसुके बहुत पहले ही अपना घर छोड़ चुका था। उसने खुद को सबसे दूर, घर वालों से हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। बेचारा डाइसुके ने री से मिलने से पहले न जाने क्या क्या झेला होगा। अब कियोशी डाइसुके की रखी तस्वीर के पास गया और जो कहा उसने, उससे री के होश उड़ गए। आप कैसी पत्नी है? आपने तो मेरे भाई की तस्वीर तक को अपने परिवार वालों के मरे हुए सदस्यों की तस्वीरों के साथ नहीं रखा। फिर री ने उसे डाइसुके की तस्वीर दिखाई, जो उसने वहीं पर रखी हुई थी। ये तो डाइसुके नहीं है। कियोशी के ये कहते ही मानो री के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या अब तक वो किसी मुजरिम के साथ रह रही, जिसने असली डाइसुके को मारकर उसकी पहचान चुरा ली? री के दिमाग में लगातार यही सब चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ उसके साथ। अब वहाँ अकीरा आया डाइसुके की डेथ पॉलिसी के पैसे देने, मगर जब उसे पता चला कि मरने वाला आदमी असली डाइसुके नहीं था, तो उसने असली डाइसुके के बारे में पता लगाने का सोचा कि आखिर वो जिंदा है भी या नहीं। अब अकीरा ने नकली डाइसुके का नाम फिलहाल समझने के लिए मिस्टर एक्स रखा। मिस्टर एक्स के बारे में जानने के लिए उसने छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले उसकी बनाई ड्राइंग्स उसने देखी। उसकी ड्राइंग देखकर समझ आ रहा है कि उसका मन किसी बच्चे की तरह था। फिर उसे वहाँ एक अजीब सी ड्राइंग भी दिखी, जिसमें उसने किसी का चेहरा बनाया हुआ था, लेकिन वो चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ये देख अकीरा और री के मन में अब डरावने ख्याल आने लगे कि कहीं सच में मिस्टर एक्स कोई अपराधी तो नहीं। पर इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अकीरा वो स्केचबुक लेकर अपने ऑफिस आ गया। वो एक बहुत ही अच्छा वकील है। दिन भर की थकान के बाद अकीरा घर आया। सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। घर पर उसके माँ बाबा, बीवी काओरी और बच्चा मासूरू रहते हैं। हमें शायद एक और बच्चा ले लेना चाहिए, काओरी ने सबके जाने के बाद प्यार भरी आवाज में अकीरा से कहा। पर अकीरा का ध्यान अभी किसी और चीज पे नहीं जा रहा। उसके दिमाग में बस आज के केस को लेकर ही बातें घूम रही है। उसे जल्द से जल्द असली डाइसुके का पता लगाना ही होगा। उसने काओरी को मनाकर दोबारा अपने काम पर लग गया। अकीरा हर कड़ी को खोजने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं कड़ियों को खोजते हुए वो डाइसुके के भाई कियोशी तक पहुंचा। उसने बताया कि डाइसुके बहुत समय पहले ही घर छोड़कर चला गया था। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिससे कि घर वालों को उस पर नाज हो। वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना चाहता था। कहीं सच में तो उस मिस्टर एक्स ने मेरे भाई को तो नहीं मारा? पर अकीरा के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं। उसके दिमाग में खुद ही उथल पुथल मची हुई है। अब मिसूजू को दिखाया गया, जो एक बार में काम करती है। अकीरा उसे मिलने आया है। डाइसुके और मिसूजू कभी रिलेशनशिप में हुआ करते थे, पर डाइसुके के बाबा के अंतिम संस्कार वाले दिन अचानक वो गायब हो गया। मिसूजू बोली, डाइसुके बहुत ही अच्छा लड़का था, पर वो दिमाग से थोड़ा बुद्धू था। डाइसुके का उसे ऐसे छोड़कर जाने पर मिसूजू बहुत खफा है। उसकी बातों में गुस्सा साफ देख सकते हैं। पर कहते हैं ना कि जिस इंसान को दिल एक बार अपना मान लेता है, उसकी ज्यादा देर तक बुराई बर्दाश्त नहीं होती। मिसूजू भी डाइसुके को याद कर रो पड़ी। फिर उसने अपने फोन में उसकी सारी तस्वीरें दिखाई। किसी को पता नहीं रहता किसी अनजान जगह में जाने के बाद सामने वाले के साथ क्या हो जाए। पता नहीं डाइसुके के साथ भी ओसाका जाने के बाद क्या हुआ,
वो कहाँ गायब हो गया? अकीरा ने मिसूजो को भरोसा दिलाया कि वो जल्द डाइसुके का पता लगा लेगा। यहाँ री भी अभी तक जान नहीं पाई कि भला वो अनजान आदमी कौन था। कितना अजीब महसूस हो रहा है उसे कि इतने लंबे अरसे तक जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताई वो एक झूठ था। सब बेबुनियाद सा लग रहा है। बस वो यही मन में सोच रही है कि जिसके साथ वो थी वो कोई अपराधी ना हो। यहाँ अकीरा अपने एक दोस्त के साथ छानबीन में लगा हुआ है। उसके दोस्त ने बताया 2003 में ऐसा ही एक और केस देखा गया है। एक 55 साल के बूढ़े को पकड़ा गया था क्योंकि वो मरे हुए लोगों की पहचान दूसरों को दिया करता। और तो और उसने खुद भी साल 2000 में एक 67 साल के बूढ़े के साथ अपनी पहचान बदली थी। अकीरा को याद आ गया कि डाइसुके भी उसी साल ओसाके आया था जहां उसने भी किसी कारण से अपनी पहचान बदली होगी। अकीरा तुरंत उसी ब्रोकर से मिलने जेल पहुंचा जो यही सब काम किया करता था। उस ब्रोकर का नाम ओरीमारू है, पर वो उसे ठीक से बात नहीं कर रहा क्योंकि उसे 2 खून की मिलावट लोगों से नफरत है। दरअसल अकीरा आधा कोरियन और आधा जापानीज है। अकीरा सच जाने के लिए ओरीमारू से बार बार विनती करता है जिससे उसे कोई सुराग मिल सके डाइसुको को ढूंढ निकालने का। आखिर में ओरीमारू ने उसे किसी तरह का सुराग दिया। अब अकीरा ने ओरीमारू को जैसे ही मिस्टर एक्स की तस्वीर दिखाई उसे समझ आ गया कि ओरीमारू मिस्टर एक्स या डाइसुके के बारे में कुछ न कुछ तो जानता है, पर अभी के लिए वो अकीरा को कुछ भी नहीं बताता। और अकीरा वापस से थक हार कर मिस्टर एक्स के बारे में सोचते हुए वापस अपने ऑफिस आ गया। वहाँ ऑफिस में उसके नाम ओरीमारू की तरफ से एक पार्सल पड़ा है। उसे खोलने पर अंदर उसे एक लड़की की तस्वीर दिखी जिस पर एक आदमी का नाम सोनेजाकी लिखा हुआ है। हो सकता है कि सोनेजाकी ही मिस्टर एक्स हो। इधर यूटो की हालत भी ठीक नहीं है। उसने अपने बाबा को मरते हुए देखा है और ऊपर से अब तक माँ ने उनकी कब्र भी नहीं बनवाई है। ये बात यूटो को बहुत परेशान कर रही है और कहता है आखिर क्यों मेरी जिंदगी से वो इतनी जल्दी चले गए। री ने किसी तरह उसे संभाला और समझाते हुए बोली, अभी हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है ना, और ना ही उनका असली नाम पता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ जैसे ही उनके बारे में हमें सब पता चलेगा मैं वैसे ही उनके नाम की कब्रें भी बना दूंगी। री को भी इस बात का बड़ा दुख है। भले ही उसकी पहचान वो नहीं जानती, लेकिन उस इंसान को तो जानती है जिसने उसे पूरी तरह से टूट जाने पर संभाला, सहारा दिया था। अब यहाँ मिसूजो अकीरा से मिलने आई है जहाँ मुजरिमों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी है। बात करते करते मिसूजो उसे एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाती है जिस पर एक टाइम पे डाइसुके सब अपलोड किया करता था। अब अकीरा को सोचने लगा क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि मिस्टर एक्स एक अपराधी है। अब उसे वहाँ टंगी सभी पेंटिंग्स को देखते देखते ठीक वैसी ही पेंटिंग मिली जिसमें एक इंसान का चेहरा बनाकर मानो जानबूझकर उसका मुंह पूरी तरह से बिगाड़ा गया हो। और ठीक ऐसी ही पेंटिंग मिस्टर एक्स ने भी अपनी स्केचबुक में बनाई थी। तो क्या सच में मिस्टर एक्स एक मुजरिम है? अकीरा के दिमाग में शुरू से लेकर अब तक वो सभी बातें वापस से घूमने लगी। उस पेंटिंग के बारे में पता करने पर मालूम चला कि वो असल में एक खूनी कोबयाशी ने बनाई थी जो नशे और जुए का आदी था। उसने घर में घुसकर अपने ही बॉस, उनकी बीवी और उनके छोटे बेटे को बेरहमी से कत्ल किया था। समय ऐसा हो गया है कि किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। पता नहीं मासूम चेहरे के रूप में बहरूपिया चोर है या खूनी। अब अकीरा को ये भी पता चला कि कोबयाशी पकड़ा गया था और उसे फांसी की सजा मिल चुकी है। ऊपर से वो मिस्टर एक्स से दुगनी उम्र का था। कोबयाशी का माकोटो नाम का एक बेटा था। हो सकता है मिस्टर एक्स उसी का ही बेटा हो और उसने भी कोई अपराध किया हो और उसी वजह से उसने अपनी पहचान बदली हो। अकीरा के दिमाग में ये बात हिट करते ही वो फौरन कोबयाशी के बारे में और भी चीजें पता करने में लग गया। अब वो दोबारा ओरीमारू के पास आया माकोटो और कोबयाशी के बारे में पता लगाने, मगर ओरीमारू ने उसे कुछ बताया नहीं और कहा, तुम्हें कैसे पता कि कौन असली है और कौन नकली? तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं ही असली ओरीमारू हूँ? मेरे शरीर पर मेरे नाम का कोई टैटू तो नहीं है। वो अकीरा को ऐसी सारी बातों में बस घुमा रहा है। उसकी बातें ये भी इशारा कर रही है कि किसी ने उसे ओरीमारू बनाकर जेल में भेज दिया हो। पहले वो कोई और था जिसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कभी ओरीमारू की पहचान ली हो। अब अकीरा यहाँ पूरी तरह से उलझ चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मन में चल रहे उन विचारों को छुपाने की कोशिश की और खुद को शांत कर अब माकोटो के बारे में पता करने कोबयाशी के गांव जा पहुंचा। माकोटो के अतीत के पन्ने यहाँ खुलने लगे। छोटा माकोटो अपना बेसबॉल बैट लेकर अपने दोस्त पे चिल्लाता हुआ भाग रहा है जो कोबयाशी के बॉस का ही बेटा यूशियो है। यूशियो, जल्दी नीचे आओ, चलो बेसबॉल खेलने चलते हैं। जल्दी भी आओ ना यूशियो। और फिर माकोटो के सामने उसके बाद एक ऐसा भयानक दृश्य आया जिसने उसे हमेशा के लिए पैनिक अटैक्स यानी घबराहट और बेचैनी के दौरे आना,
वो दृश्य ये था कि कोबयाशी ने बेरहमी से अपने बॉस और उसके हंसते खेलते परिवार को खत्म कर पूरे खून में सना हुआ माकोटो के पास आकर खड़ा हुआ। वो बोला, ये लो पैसे और जो चाहे अपने लिए खरीद लेना, जैसे मानो उसने कुछ किया ही नहीं। बेचारा छोटा माकोटो इतना ज्यादा डर चुका है, दिमाग में उसके ख्याल आ रहे हैं कि क्यों उसके बाबा ने ऐसा किया। अब वर्तमान में आकर माकोटो के बारे में पता करते हुए वो एक बॉक्सिंग क्लास के बाहर पहुंचा। घर छोड़ देने के बाद माकोटो यहीं आया था क्योंकि उसके पिता को पुलिस पकड़कर ले गई थी। बॉक्सिंग क्लब के ओनर ने ही यहाँ माकोटो को ट्रेनिंग दी थी। अब अकीरा ने माकोटो की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछताछ करने लगा। माकोटो बहुत ही अच्छा बच्चा था, वो कोई भी चीज हो बहुत ही जल्दी सीख जाया करता। एक बार बॉक्सिंग के मैच में माकोटो ने बहुत बुरी तरह से अपने ओपोनेंट को हरा दिया और आज तक वो एक भी मैच नहीं हारा। पर माकोटो को इन सब से कोई लेना देना नहीं था और बहुत ही ज्यादा परेशान रहता। वो अपने उन बुरे यादों से अभी भी निकल नहीं पाया था। इस बारे में एक दिन उसने अपने ओनर को भी बताया, मेरा मैच जीतने से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस जब भी खुद को शीशे में देखता हूँ तो मुझे मेरे खूनी पिता याद आ जाते हैं जिसने बेरहमी से मासूम लोगों का कत्ल किया था, और फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं खुद की ही जान ले लूं, अपनी पूरी खाल को नोच डालूं। ओनर ने आगे कहा, इसलिए वो बॉक्सिंग करता था ताकि खुद को उस गलती की सजा दे सके जो उसने की ही नहीं थी। ओनर उसे ऐसी बात करने पर उसे मारता, उसे डांटता था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में माकोटो जैसा फाइटर नहीं देखा। पर माकोटो को ये सब नहीं चाहिए था। बाहर से भले ही वो सख्त रहने की कोशिश करे पर अंदर से वो बिखरा हुआ था। और तब ओकाटा जो उसे पसंद करती थी उसके पास आई, उसे संभाला और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन माकोटो की नजर दोबारा वहाँ लगे शीशे पर पड़ती है। वो बहुत ही ज्यादा डर गया, उसे घबराहट होने लगी, समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। माकोटो फौरन घर के लिए निकला, एकदम तेजी से साइकिल चलाता हुआ घर पहुंचा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा था जो लोग मुझे खूनी के बेटे के नाम से जानते हैं? मैं तो बेकसूर हूँ। अगली सुबह की ट्रेनिंग के दौरान भी जिस दौड़ को वो सबसे जल्दी खत्म कर लेता था, आज उसके दिमाग में बार बार उसके पिता की डरावनी तस्वीरें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। वो जमीन पर आ गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। माकोटो अब अपनी जिंदगी से हार बैठा है, शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। बस अब वो अपने शरीर को भी खत्म करने एक बिल्डिंग की छत से कूद गया, लेकिन वो बच गया। उसे जीने का दोबारा मौका मिला है। उसने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ ओसाका रहने चला गया। अकीरा के सामने एक एक कर गुत्थी खुलने लगी है। माकोटो अपनी जिंदगी से भागकर एक नई शुरुआत करने यहाँ आया था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे खूनी के बेटे के नाम से जाने और इसीलिए उसने अपनी पहचान बदली। लेकिन अभी अकीरा के सामने ये सवाल है कि क्या डाइसुके की पहचान लेने के लिए माकोटो ने डाइसुके को मारा होगा? अकीरा इस गुत्थी में इतना उलझा हुआ है कि घर पर भी वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया रहता। उसे हर हाल में डाइसुके का पता लगाना ही है। असर उसके खुद के परिवार में दिखने शुरू हो गए। आज उसने अपने बेटे मासारू पर चिल्ला दिया। उसकी बीवी काओरी मासारू को प्यार से दुलारते हुए सुला देती है, तुम्हें शायद वापस से खुद को ढूंढना चाहिए, तुम जो थे अब वो नहीं हो, काओरी ने अकीरा से कहा। पर अकीरा का इस वक्त किसी भी और चीज में मन नहीं है, उसे बस डाइसुके को ढूंढना है। लेकिन सबसे पहले उसने कियोशी और री को जाकर माकोटो के बारे में सारी सच्चाई बताई। और क्योंकि किसी और की पहचान इस्तेमाल करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है और माकोटो ने डाइसुके की पहचान लेकर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, ये जानकर री और कियोशी दोनों ने ही राहत की सांस ली और साथ ही खुश भी है। री से यूटो ने भी कई बार अपने बाबा के बारे में पूछा है। आज री के पास उसके हर एक सवाल का जवाब था। आज वो बहुत खुश है। यूटो भी अपने बाबा के बारे में ये सारी बातें जानकर बेहद खुश हो गया और साथ ही माकोटो को वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। री के मन से भी मानो किसी ने बड़ा भारी सा पत्थर हटा दिया हो। उसने यूटो को संभाला। उन दोनों का इंतजार अब खत्म हुआ। इधर अकीरा अभी भी असली डाइसुके के बारे में पता कर रहा है। एक और बार मिसुजो उसके पास आई। उसने डाइसुके के पुराने अकाउंट को हैक करवाया है जिसमें उसे कुछ मैसेजेस मिले हैं। लिखा है, मेरे पैसे वापस करो धोखेबाज कहीं के, तुमने मेरे पैसे खाए हैं, देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सोनाज़ाकी नाम के एक आदमी ने ही डाइसुके के अकाउंट पर ये लास्ट मैसेज किए थे। अकीरा उन मैसेजेस को देखते ही सब समझ गया कि डाइसुके एक नंबर का धोखेबाज है। वो निकला तो था अपने घर से बहुत बड़े बड़े सपने लेकर, मगर उसने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। सोनाज़ाकी कोई और नहीं बल्कि माकोटो ही था जिसने पहले सोनाज़ाकी की पहचान ली, जिसमें उसकी ओरीमारू ने मदद की, और बाद में जब डाइसुके उसके और बाकी सबके लिए हुए पैसे नहीं दे पाया तो माकोटो ने दोबारा उसके साथ अपनी पहचान बदली
क्योंकि वो चाहता ही यही था कि अपनी पुरानी जिंदगी से इतनी दूर चला जाए कि उसके पिता का साया तक उसे ना दिखाई दे, जहाँ उसे कोई भी खूनी के बेटे के नाम से ना जाने। इसी के साथ अकीरा ने असली डाइसुके के पते का भी पता लगा लिया। वो अपने साथ मिसुजो को लेकर आया है। मिसुजो डरते हुए एक कैफे में गई जहाँ डाइसुके कॉफी पी रहा है। अपने पहले प्यार को यूं अपनी आंखों के सामने देख डाइसुके एकदम से चौंक उठा। उसकी आंखें नम हो गई, मानो उसे भी मिसुजो के साथ बिताए हुए वो हर पल, वो हर लम्हा याद आ रहा हो। बेवकूफ, कहाँ थे तुम अब तक? उसने हंसते हुए डाइसुके को मारा और पुरानी बातें करते हुए उसके साथ चली गई। लोगों की नजरों में डाइसुके मर चुका है। उसने अपनी पहचान इसीलिए छोड़ी थी ताकि एक नई सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कर सके। यही सब सोचते हुए अब अकीरा ने माकोटो को ही डाइसुके बनाकर डाइसुके के पॉलिसी के पैसे री को दे दिए। री को बहुत अच्छा लगा। उसने अकीरा का शुक्रिया किया। अकीरा भी उसे अलविदा लेकर अपने घर की ओर चला गया। री यूटो के पास आई, जो आज भी माकोटो को याद करता है। दोनों ने वादा किया कि माकोटो और री की बेटी के बड़े होने पर उसे जरूर बताएंगे कि उसके बाबा कितने अच्छे इंसान थे। परिवार कितना खूबसूरत होता है ना, जो हमारे साथ हमेशा रहता है और हमेशा वहाँ से बेशुमार प्यार मिलता है। अकीरा भी अपनी गलती समझ चुका है। वो मसारो के साथ बहुत अच्छे से बात करता है, उसके साथ खेलता है। काओरी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन अकीरा दोनों को रेस्टोरेंट लेकर जाता है। अब मसारो ने काओरी से फोन की जिद की। काओरी उसे अपना फोन देकर बिल पे करने चली गई और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, हम कल दोबारा रात में मिलेंगे ना, तुम्हारे साथ रहने में मजा आ गया। और ये अकीरा ने पढ़ लिया। समय कितना कीमती होता है, वक्त रहते हमें हमारी गलतियों का पता ही नहीं चलता। अकीरा के समय ना देने की वजह से काओरी ने उसके साथ धोखा किया, किसी और मर्द से संबंध बनाकर। मगर अकीरा ने कुछ नहीं कहा और रात को एक बार में आया। एक अनजान आदमी उसके साथ बैठकर शराब पी रहा है। अकीरा ने उसे सब बता दिया और फिर घर जाने लगा। तभी अचानक से अकीरा की नजर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें एक इंसान खुद को शीशे में देख रहा है। अकीरा के दिमाग में कुछ चला और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है।